मुस्कान जी नमस्ते। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जेनेवा जी, आपको भी। जैसलमेर से हैं आप, अच्छी बात है। काफ़ी फेमस जगह है जैसलमेर। आज हम लोग जो हम लोगों ने पिछला क्लास देखा था, जिसमें हमने आप लोगों को एरे और चेन यानी आइसोलेट और एरे और चेन का कॉन्सेप्ट समझाया था। और उस दिन हमने बोला था कि जो कुछ टफ चीज़ें क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसा जो होता है, जो कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होना स्टूडेंट को ज़रूरी होता है, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बल्कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको बारीकियों से समझने के लिए। तो उसमें से आपको आइसोलेट एरे चैन के कॉन्सेप्ट को समझना, उसी तरह हॉस्पिटैलिटी इन एरे एंड चैन को भी समझना एक आवश्यक चीज है। और हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास इस पर भी हम लोग लेंगे। और इससे पहले जो क्लास हुआ था एरे चैन आइसोलेट के कॉन्सेप्ट पर, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। आज जो नए हैं, अगर नए जुड़ रहे हैं तो वापस से जाके क्लास देखिए लाइव में। पिछला जो लाइव था वो एरे और चैन पे था। निराला जी गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए हम 1-2 मिनट और हम लोग वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और लाइव जुड़ जाए। और हमने पहले ही उस दिन हमने डायरेक्ट लाइव किया था तो कुछ लोगों का कि मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, हमने आज 1-2 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन लगा दिया था कि आज लाइव होनी है। तो आप लोग आज जो क्लास है हॉस्पिटैलिटी इन एरे एंड चैन, इसको देखिए। उसमें जो कुछ जो बारीकियां हैं उसको। सलाम शेख जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। सभी को सर नेक्स्ट क्लास सीसी में जोन एनालिसिस। जोन एनालिसिस ठीक है, उस पर भी ले लेंगे। जोन एनालिसिस पे भी ले लेंगे क्लास। जोन एनालिसिस पे बिल्कुल लेंगे। आप लोग जो भी टॉपिक जो चाहते हैं, देखिए हमसे यह संभव नहीं है कि मैं लगातार आपको आकर एमसीक्यू कि भारत के लाइब्रेरी साइंस के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन कहे जाते, इस तरह के एमसीक्यू करूं, 4 ऑप्शन रखूं, उतना वेट करें आप आंसर दें। ये हमारे लिए मतलब कंफर्टेबल हम महसूस नहीं कर सकते हैं, इसमें नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आप हमें बताइएगा कि इस पे क्लास लीजिए, तो जैसे आप बोल रहे हैं जोन एनालिसिस पे, निश्चित रूप से नेक्स्ट जब भी हमें समय मिलेगा तो जोन एनालिसिस पे हम क्लास लेंगे। गुड आफ्टरनून, गया बिहार से हैं। चलिए जगत जी, धन्यवाद आप लोगों को सबको जुड़ने के लिए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्लास को। जो आ चुका है लाइव आ चुका, बाद में उसके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, और हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है इस क्लास को। तो चलिए जोन एनालिसिस का भी हम कर देंगे, कोई बात नहीं, जोन एनालिसिस का भी होगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इन एरे इन चैन, एरे एंड चैन हॉस्पिटैलिटी। देखिए
हम लोग सभी ऑलमोस्ट जितने भी हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने पूरी जिंदगी में अनेकों बार रेलवे से ट्रेन का सफर किया होगा और शायद ही कोई होगा जो कि नहीं किया होगा। तो वहां पर देखिए आप ऐसे है कि मान के चलिए एक सपोज दैट ट्रेन की एक सीट है एक सीट है ट्रेन की एक जो है एक सीट है ट्रेन की सीट है। इस सीट में 4 आदमी बैठा हुआ है। 1 2 3 4 आदमी बैठा हुआ है। नॉर्मली 4 सीट ही होता है। तो बुक के बारे में सर हम आप बुक फॉलो बुक के बारे में हम आपको बता देंगे। पहले क्लास होने दीजिए। बुक से रिलेटेड अन्य कोई सवाल जवाब जो है बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इस क्लास को देख लीजिए। तो 4 क्लास सीट से मान लिया जाए एक आदमी आता है, वो बोलता है भाई साहब जरा सा इधर हटिए, जरा सा इधर हटिएगा, जरा सा हमें भी बैठने दीजिए। तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेता है। कोई आता है, कोई लेडीज है, उसके साथ एक बच्चा है, कहेगा भाई साहब जरा सा इधर हटिए, हमारे बच्चे को खिड़की की तरफ जरा सा बैठने दीजिए। तो वो क्या करता है, ये आदमी थोड़ा सा इधर हट जाएगा और फिर यहाँ पर वो एडजस्ट कर लेगा। मतलब इधर से बैठ गया या उधर से बैठ गया, बाहर से बैठ गया। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 4 आदमी बैठा है, एक आदमी आता है बोलता है हमें सीट दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, एक तो इधर से दिया इधर से दिया। एक आदमी कहता है कि वो थोड़ा अकड़ू टाइप का होगा कि नहीं हम नहीं हटेंगे, और ये जो है ये भी कहेगा कि नहीं हम नहीं आप बीच में बैठ जाइए। तो ठीक है चलिए, ये थोड़ा सा इधर हट जाता है तो यहाँ जगह बन गया, थोड़ा ये हट गया तो यहाँ पर जगह बन गया, ये यहाँ पर बैठ गया। 2 तरह का केस हो गया। एक ने जो बाद में जो आया बैठने, 4 तो पहले से बैठा है, जो बाद में जो आया वो इधर मतलब बाहर, दोनों बाहर बाहर में उन्होंने इधर से बाहर या इधर बाहर से जगह ले लिया और वो बैठ गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, इधर 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 वाला इधर बाहर से नहीं, अंदर में जाके उसको जगह मिला, अंदर में जाके उसने जगह लिया और अंदर में जाके वो बैठ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये एक छोटे से ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, इसको हम लोग फिर समझते हैं। अब हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन, ग्रोइंग यूनिवर्स, हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड चैन, ये सब की हम लोग बात करते हैं। तो हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड चैन, तो यहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो कॉन्सेप्ट है एरे और चैन का, वो तो हमने बताया था कि एक जो मुख्य वर्ग जो होता है, जो मेन क्लास होता है, उसमें चैन के रूप में 1 2 3 4 ऐसे करके सजाया गया है। फिर एरे के रूप में भी व्यवस्थित किया गया है। ये क्या, आइसोलेट को चैन के रूप में आइसोलेट को किया गया है व्यवस्थित। फिर जैसे 2 1 2 2 1 2 2 2 3 इस तरह करके फिर इसके अंदर एरे के रूप में भी व्यवस्थित किया गया है। वास्तव में एरे आइसोलेट होता है, चैन भी आइसोलेट होता है। तो इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। और ये यूनिवर्स, जब हम लोग ज्ञान संगठन की बात करते हैं, ज्ञान जगत की बात करते हैं, तो ज्ञान जगत की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि ज्ञान जगत हमेशा वृद्धि करते रहता है, निरंतर विकास करते रहता है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो ज्ञान जगत हमेशा नित्य, हम लोग जब मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कई तरीके से विषय का निर्माण हो रहा है। समय पर विषय टूट के आपस में विषय बन रहे हैं, विषय 2 विषय आपस में जुट के
विषय बन रहे हैं, फेज रिलेशन से विषय बन रहे हैं, लेमिनेशन से एक दूसरे का कोई मेन क्लास पे कोई एरे आइसोलेट का परत बना के कोई नया नवीन विषय का निर्माण हो रहा है। तो ये विषय जगह खोजता है। ये विषय क्या खोजता है? ये विषय जगह खोजता है। ये विषय जगह खोजता है। ये अब हम लोग ट्रेन का इस कॉन्सेप्ट को छोड़िए, ये पहले से एक सब्जेक्ट है। ये सारा पहले से एक सब्जेक्ट है। अब एक नवीन सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो रहा है, ज्ञान जगत में बढ़ते जा रहा है जो विषय, नवीन विषय की उत्पत्ति हो रही है। तो कभी कभी विषय यहां बाहर में इधर से जगह ले लेता है आके, और कभी कभी विषय जो है अंदर में जाके जगह देता है। कभी कभी विषय जो है अंदर में जाके लेता है। अगर एरे में जगह लेता है, एरे में अगर जगह लेता है, पंक्ति में अगर जगह लेता है बाहर से, इस केस में तो यह कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। और अगर अंदर से जगह लेता है तो यह इंटरपोलेशन कहलाता है। इंटरपोलेशन का उदाहरण है, अगर अंदर में जगह लेता है तो इंटरपोलेशन का यह उदाहरण बन जाता है। और बाहर अगर कोई सब्जेक्ट आता है, कोई नवीन सब्जेक्ट जो ये है, जो नवीन सब्जेक्ट अगर बाहर से जगह लेता है, बाहर जगह लेता है तो वह एक्स्ट्रापोलेशन होता है। अगर अंदर जगह लेता है तो वह इंटरपोलेशन होता है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि क्या है। तो ये जो हॉस्पिटलिटी मतलब कि जगह जगह लेना, आतिथ्य जो होता है, मतलब किसी को अपने जगह देना, तो वो एरे में भी होता है और चैन में भी होता है। अगर इस केस में एरे में है तो हॉस्पिटलिटी इन एरे हो गया। ये हॉस्पिटलिटी इन एरे हो गया। और अगर यह चैन में जगह लेता है तो हॉस्पिटलिटी इन चैन हो गया। सिंपल है, इसमें से किसी तरह की समस्या समझने में अब नहीं रहेगी आप लोगों को। अब देखिए, हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड चैन के लिए कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स का प्रावधान किया गया है। कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स का प्रावधान किया गया है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। और उसमें से जो है वह जो प्रावधान किया गया है वह एरे में भी है, एरे में भी किया गया है और चैन में भी किया गया है। दोनों जगह किया गया, एरे में भी किया गया है प्रावधान और चैन में भी किया गया है प्रावधान। अब ये जो एरे और चैन की बात है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि एरे और चैन जो है, एरे और चैन दोनों में प्रावधान कैनन्स फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स के लिए, मतलब बढ़ते हुए ज्ञान जगत के लिए जो रंगनाथन ने 4 प्रावधान किए हैं, एरे में किया है प्रावधान एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे, और दूसरा जो किया है इंटरपोलेशन इन एरे। एरे में 2 प्रावधान किया, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे। एक्स्ट्रापोलेशन क्या है आप लोगों ने समझ गया, बाहर से जब कोई जगह लेता है। और इंटरपोलेशन क्या है वो भी आप लोगों ने समझ लिया कि जब अंदर से जगह लेता है। अब चैन में जब आए तो यहां पर एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन, और यहां पर भी प्रावधान किया गया है इंटरपोलेशन इन चैन। किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों को एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, कैनन्स फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स, इन सब चीजों में आपको नहीं रहेगा। तो यह जो है चैन और एरे के मध्य जो नवीन विषय जो उत्पन्न होता है उसको स्थान देने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कैनन्स फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स
की रचना की है, उसके तहत उन्होंने 4 कैनन्स है, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे, इंटरपोलेशन इन एरे, एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन और इंटरपोलेशन इन चैन। अब हम लोग अगर देखें इस चारों को, अगर हम लोग देखें एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे, दूसरा इंटरपोलेशन इन एरे, तीसरा एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन और चौथा इंटरपोलेशन इन चैन। ये 4 है, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे, इंटरपोलेशन इन एरे, एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन, इंटरपोलेशन इन चैन। जो हम लोगों ने 4 जो पहले जो हम लोगों ने बात किया था उसकी वही 4 यहां पर चीज है। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, एरे और चैन के लिए उन्होंने कौन कौन से डिवाइस का प्रयोग किया है। तो पहला आप देखिए, पहला जो है सब में जो है पहला जो है गैप डिवाइस का प्रयोग किया है, सब में। इसलिए एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न कम पूछा जाता है कि किसमें क्या किया है, क्योंकि सब में किया गया है। पहला गैप डिवाइस का प्रयोग तो सब में किया है, गैप डिवाइस का प्रयोग सब में किया गया है। गैप डिवाइस क्या है? गैप डिवाइस जो है, गैप डिवाइस देखिए, गैप डिवाइस जैसे मान के चलिए 3-1 के लिए कोई सब्जेक्ट शेड्यूल में वो असाइंड कर दिया गया है, 3-2 के लिए कोई सब्जेक्ट है, 3-3 के लिए अनअसाइंड है, वह ब्लैंक है, अभी खाली छोड़ा गया है, गैप छोड़ा गया है, एक गैप है, उसको अनअसाइंड लिख दिया जाता है। मान के फिर चलिए 3-4 के लिए कोई सब्जेक्ट असाइंड है, तो इस जो तक डिवाइस का प्रयोग सभी तरह के क्लासिफिकेशन पद्धतियों में किया गया है, चाहे वह सीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे यूडीसी हो। गैप छोड़ा गया है कि भविष्य में कोई जगह आएगा तो वह जगह लेगा। लेकिन आप मान के चलिए एक सीट है, एक सीट में 3 लोग पहले से बैठे हैं, एक किसी ने कोई जगह रख दिया है, एक वहां पर जगह किसी के लिए रख दिया है कि वह आएगा, आपका मित्र आएगा, यहां पर बैठेगा। लेकिन आपको यह पता नहीं कि आपके साथ आप जिसके लिए सीट रखे हैं, हो सकता है वो 2 आदमी आ जाए, तो 2 आदमी आ जाए तो यहाँ पर किसी तरह आपने एडजस्ट कर लिया। मान लिया जो उसके साथ 5 फैमिली है, पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो कैसे एडजस्ट करिएगा? ऐसे कंडीशन में आप एडजस्ट नहीं कर पाइएगा वहां पे। ना तो आप एक्स्ट्रापोलेशन से इधर से जगह दे सकते हैं, ना इधर से जगह दे पाएंगे, ना इंटरपोलेशन से आप जगह दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, जब गैप डिवाइस का प्रयोग करेंगे तो ऐसे स्थिति में जब 1-2 विषय जो आता है, नवीन विषय आ रहा है, उसको आप जगह दे सकते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी साइंटिफिक मेथड नहीं है कि आप हमेशा जो विकसित हो रहा है, अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसको आप जगह दे पाएंगे। तो ये गैप डिवाइस की बात होती है। दूसरा जो है एक्स्ट्रापोलेशन में, जो दूसरा है वह है यूज ऑफ मिक्स्ड नोटेशन, मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है एक्स्ट्रापोलेशन के लिए और इंटरपोलेशन के लिए भी किया गया है। एरे में दोनों मतलब कि गैप डिवाइस, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में भी गैप डिवाइस है, इंटरपोलेशन इन एरे में भी गैप डिवाइस है। एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में यूज ऑफ मिक्स नोटेशन का प्रयोग है
और इंटरपोलेशन इन एरे में भी यूज ऑफ मिक्स्ड नोटेशन है। तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। अब तीसरा जो प्रयोग किया गया है वह अलग है, वह अलग है एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में एम्प्टी डिवाइस का, एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया है, एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया है, एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया है। वहीं इंटरपोलेशन इन एरे में इम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग किया है, इम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग किया गया है। ये एक अंतर है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्प्टी डिजिट का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो एम्प्टी डिजिट का प्रयोग एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में, इस चारों में से देखिए सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है इम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वह इंटरपोलेशन इन एरे में किया है। तो ये तीन डिवाइस का प्रयोग किया गया है। और एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन और इंटरपोलेशन इन चैन में पहला गैप डिवाइस है और दूसरा जो है डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस। दोनों में मतलब सेम उपयोग किया गया है। तो इसमें आप स्पष्ट है कि एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया है, गैप डिवाइस और यूज मिक्स नोटेशन का। तो यहां पर देखिए आप, अब चारों की अगर तुलना करें तो गैप डिवाइस का प्रयोग सभी में किया गया है। तो अगर यह क्वेश्चन बनता है कि गैप डिवाइस का प्रयोग किस में किया गया है, तो हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड चैन, एक्स्ट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन इन एरे एंड चैन सभी में किया गया है। अगर मिक्स नोटेशन की बात हो तो उसका एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे एंड इंटरपोलेशन इन एरे में किया गया है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस की बात हो तो एक्स्ट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन इन चेन में किया गया है। इम्पटी डिजिट की बात हो तो एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे में किया गया। अगर इम्पटाइंग डिजिट की बात हो इंटरपोलेशन इन एरे में किया गया है। तो इम्पटी डिजिट और इम्पटाइंग डिजिट, इम्पटी डिजिट जो है और इम्पटाइंग डिजिट जो है, इम्पटी डिजिट और इम्पटाइंग डिजिट के लिए इम्पटी डिजिट के तौर पे जिसका प्रयोग हुआ है, जिसका अंकन का किया गया 09Z, इसका प्रयोग किया गया है। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इम्पटी डिजिट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो इम्पटी डिजिट के रूप में प्रयोग किया गया 09 और Z का प्रयोग किया गया है, 09 और Z का प्रयोग किया गया है। वहीं पर इम्पटाइंग डिजिट के रूप में टी का प्रयोग किया गया है, भी का प्रयोग किया गया है और एक्स का प्रयोग किया गया है। तो इम्पटी डिजिट के रूप में 09Z का प्रयोग किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पटाइंग डिजिट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो इम्पटाइंग डिजिट के रूप में टी, भी और एक्स का किया गया, इम्पटी डिजिट के रूप में 09 और जेड का किया गया है। अब इम्पटी डिजिट की अगर हम लोग एक उदाहरण को अगर देखें, देखिए ज्ञान जगत बढ़ते रहता है। तो गैप डिवाइस जहां तक है तो अन्य में जो गैप डिवाइस का प्रावधान अन्य जो क्लासिफिकेशन स्कीम में किया गया है, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि जब विषय निरंतर बढ़ते जाता है तो गैप डिवाइस में के द्वारा डिवाइस अपना उसको उचित जगह देने की क्षमता नहीं अब रह जाती है। तो फिर एक फोनिक्स शेड्यूल का निर्माण करना पड़ता है, उसको तोड़ के जगह नहीं दे पाएंगे तो नवीन शेड्यूल का ही निर्माण करना पड़ जाता है। जैसे कि किसी के घर में अगर 2 कमरा है, उसमें अभी 4 फैमिली है तो किसी तरह एडजस्ट कर ला, लेकिन 8-10 फैमिली हो जाए तो उसको कहेगा नहीं अब घर तोड़ के नया घर बनाना पड़ेगा। यही प्रक्रिया डीडीसी में होता है जिसको फोनिक्स शेड्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पर रंगनाथन साहब ने ऐसा प्रावधान कर दिया इम्पटी डिजिट के तहत कि दुनिया खत्म हो जाए, यूनिवर्स
में विषय आते रहे, लेकिन उसका प्रावधान कभी खत्म नहीं किया। उन्होंने जो प्रयोग किया तो उन्होंने एरे में जो एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन के लिए उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अंकन दिया। उसके बाद उन्होंने 9 का प्रयोग नहीं किया, 9 का प्रयोग अकेले नहीं किया। हम लोग जो कह रहे हैं कि एम्प्टी डिजिट 9, तो 9 को एम्प्टी डिजिट माना, वह खाली मान लिया गया उसको डिजिट, उसका प्रयोग अकेले कभी नहीं होगा। यह भी एकदम ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से कि एम्प्टी डिजिट का प्रयोग अकेले नहीं। तो यहां पर अब क्या शुरू होगा, 9-1, 9-2, 9-3 इस तरह करके करके 9-8 तक किया जाएगा, फिर 9-9 नहीं होगा, फिर क्या होगा 9-9-1, 9-9-2, फिर ये आगे बढ़ते 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 9-9-8 पर जाके रुक जाएगा, फिर 9-9-9 का प्रयोग नहीं होगा, इस तरह से 1, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब ये सोचिए कि कितनी ज्यादा हॉस्पिटलिटी इसमें आ गई। आजकल देखिए कोई फर्नीचर है, सोफा सेट है, उसको ऐसे खींचा तो पलंग बन गया, फोल्डिंग है मतलब उस तरह से, टेबल है उसको उसको आप फोल्ड करके रख सकते हैं, जितनी मतलब उसको वो क्या है हॉस्पिटलिटी वो बढ़ा रहा है। तो उसी तरह आप उसको जितना चाहे खींचते जाए बढ़ाते जाए, जैसे मान लिया जाए A, B, C, D इसी तरह प्रयोग करते 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 Y तक प्रयोग किया गया। और उसके बाद फिर जो इम्प्टी डिजिट जो है जेड, तो जेड का प्रयोग ना करके उन्होंने फिर से जेड ए, जेड बी, इस तरह से जेड सी, इस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा और वापस से फिर जेड वाई तक जाएगा, फिर जेड जेड का प्रयोग अकेले ना होकर जेड जेड ए का प्रयोग होगा। इस तरह से इम्प्टी डिजिट का प्रयोग होता है। इम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग हमेशा दो अंकन के बीच, इम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग हमेशा दो अंकन के बीच, इम्पटाइंग डिजिट जो होता है, इम्पटाइंग डिजिट जो होता है, इम्पटाइंग डिजिट जो होता है इसमें हमेशा दो अंकन के मध्य, दो अंकन के मध्य स्थान दिया जाता है, दो अंकन के मध्य मध्य जगह देना होता है, इम्पटाइंग देना। तो जैसे k है और आपको k जैसे है, k क्या है, z क्या है, मान लीजिए कोई मेन क्लास में जो भी अंकन दिया गया है, k है, z है, तो k अगर जूलॉजी है और l मेडिसिन है, k अगर हम लोग बात करें k की, मेडिसिन इस तरह से मेन क्लास है, फिर एक नवीन विषय आता है, वह विषय है एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग जानते हैं कि वह जूलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, जानवर से रिलेटेड है, पशु पक्षी से रिलेटेड है। एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, वह भी पशु पक्षी से रिलेटेड है। तो पशु पक्षी से रिलेटेड है, जानवर से रिलेटेड है, तो जूलॉजी जो एनिमल हस्बेंड्री जब आएगा तो वहां पर देखिए के एक्स जो आया, तो वह एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री को जगह मिला इसके बीच में। और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि के एक्स दो अंक नहीं है, यहां जब मिलता है तो k का वैल्यू x का ये समाप्त हो जाता है और ये k x एक अंकन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, एक अंकन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह हॉस्पिटलिटी इन एरे और चैन होता है, और इसके तहत जो है, इसके तहत जगह दिया जाता है विषयों को, यूनिवर्स में जो आता है, जो विषय आता है उसका प्रवेश दिलाया जाता है, उसको जगह दिया जाता है। यही था हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड चैन। चलिए धन्यवाद आप लोगों का।